हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सभी बच्चे। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल फिजिक्स मैन के ऊपर। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सारे के सारे बच्चे एकदम स्वस्थ और एकदम मस्त होंगे ही। और हमारी जो मोस्ट वांटेड सीरीज है उसकी सहायता से अपने नीट और जेई मेंस के एग्जाम्स की तैयारियों के अंदर भी जुटे हुए होंगे, राइट। तो एक बार फिर से एक और प्यारा सा वन शॉट हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 13, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ये हमारी जो थर्मल फिजिक्स वाली यूनिट है उसका लास्ट चैप्टर है। तो मेरे हिसाब से द पोर्शन थर्मल फिजिक्स ये इस पूरी मोस्ट वांटेड सीरीज का सबसे बेस्ट पोर्शन रहा है। आगे और भी अच्छे अच्छे पोर्शंस आएंगे, बट जो थर्मल फिजिक्स वाला पोर्शन है ये इसलिए बेस्ट है क्योंकि इसका आरओआई बहुत ज़्यादा होता है। मतलब रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब आप बहुत कम समय लगाओगे, बहुत आसानी से इसके कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएंगे। ऑब्वियसली सुभाष सर के साथ में पढ़ोगे तो एंड बहुत अच्छा खासा स्कोर आपको करने में मदद करेगा आपका थर्मल फिजिक्स वाला पोर्शन, राइट। तो चलो इसको निपटाते हैं, खत्म करते हैं हमारे इस सेशन के साथ में। तो जब तक आप सारे के सारे बच्चे जुड़ोगे, है ना, तब तक मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं आपको। पहला दो चीजें तो आप लोगों को कंफर्म करनी है कि सर मेरी आवाज अच्छे से सुनाई दे रही है और क्लास एकदम परफेक्ट दिखाई दे रही है। ये दो चीजें तो आपको कंफर्म करनी है कि हाँ सर वाकई आवाज एकदम परफेक्ट है, क्लास एकदम परफेक्ट है, कहीं से कोई भी कोना ऐसा कटा नहीं है, राइट। फिर दूसरा, ये हमारी वेबसाइट है www.physicsman.in। तो मैं जितने भी मेरे लेक्चर्स बना रहा हूं ये सब कोर्सेज का हिस्सा हैं। और ये जितने भी कोर्सेज हैं ये आपको हमारी वेबसाइट के ऊपर मिल जाएंगे, जैसे मोस्ट वांटेड सीरीज होगी, राइट। जो मोस्ट वांटेड वाला कोर्स है इसके अंदर हम लोग कैसे सिलेबस को कंप्लीट करते हैं, तो हम लोग सबसे पहले एक चैप्टर उठाते हैं और इस चैप्टर को वन शॉट निपटाते हैं। और ऐसा ही एक वन शॉट आज आप देखने वाले हो। इन वन शॉट की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि एवरेज बच्चा, बिलो एवरेज बच्चा भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में चैप्टर को खत्म कर सकता है, क्योंकि मैं इंश्योर करता हूं कि आपको 2 घंटे से ज्यादा का समय ना लगे। 2 घंटे से कम समय के अंदर आपका पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, राइट। और फिर उसके बाद में कॉन्फिडेंस को 10 टाइम्स इंक्रीज करने के लिए होते हैं हमारे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस सेशन। आई एम श्योर आपने जरूर देखे होंगे। तो डिपेंडिंग ऑन दी चैप्टर 1 या 2 या 3 न्यूमेरिकल प्रैक्टिस सेशंस हो सकते हैं। इनका टारगेट होता है कि जितने भी तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं किसी पर्टिकुलर चैप्टर के ऊपर वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस करवाता हूं। तो आपका जो न्यूमेरिकल्स का डर है वो खत्म हो जाता है। और दूसरी जो चीज होती है वो ये है कि जब आप एग्जाम देने जाओगे ना, तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपका देखा हुआ ना हो। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं उनसे बाहर एक भी क्वेश्चन आपको नीट के अंदर नहीं पूछा जाएगा, राइट। तो ये हमारा जो मोस्ट वांटेड सीरीज का पैटर्न है वो मैंने आप लोगों को बता दिया। तो खासकर इस टाइम पर जब समय कम बचता है और आपको बहुत अच्छे से चीज़ों को रिवाइज करना होता है, समेटना होता है अच्छे से, है ना, मोस्ट इफेक्टिव वे के अंदर आपको पढ़ाई करनी होती है, देन दिस सीरीज इज वेरी हेल्पफुल। ठीक है, तो आप खुद भी इस सीरीज का यूज कर सकते हो, और अगर आप ऑलरेडी एनरोल्ड हो तो आप और बच्चों को इस सीरीज के बारे में बता सकते हो। बट फिलहाल के लिए तो मैं चाहूंगा कि आप लोग उठा लो अपनी कॉपी, अपना पेन, अपना दिमाग, और शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। एक बार कमेंट्स के अंदर आप टाइप कर सकते हो हैशटैग फिजिक्स मैन, so that I will know that we all are ready for this lecture। एक बार कमेंट्स के अंदर फिजिक्स मैन टाइप कर देना इफ यू आर रेडी विथ कॉपी, पेन और दिमाग। ये 3 चीजों की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। शुरू करें, चलो भाई साहब शुरू करते हैं। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो है इसकी जो शुरुआत है वो कुछ अजम्पशंस के साथ होती है ना। मतलब जो गैस है उसके बारे में हमारे कुछ अजम्पशंस हैं, है ना, और वो रियलिटी के बहुत करीब है, इसीलिए वो वैलिड अजम्पशंस है। तो जैसे सबसे पहला जो अजम्पशन है ना वो है जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके साइज और शेप के बारे में। तो हमारा अजम्पशन ये है कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स की साइज होती है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स की जो साइज होती है
वो बहुत छोटी होती है, ठीक है, मतलब पॉइंट साइज्ड होते हैं आपके मॉलिक्यूल्स, राइट। तो मॉलिक्यूल्स की साइज हम अज्यूम कर लेते हैं कि इट इज वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है। मॉलिक्यूल्स की शेप कैसी होती है, तो ये हम अज्यूम कर लेते हैं कि सबसे सिमेट्रिक शेप होती है आपकी स्फेरिकल शेप। तो हमारे जो मॉलिक्यूल्स की शेप है वो हम अज्यूम कर लेते हैं कि वो स्फेरिकल बॉडीज है, राइट। तो बहुत छोटे हैं और स्फेरिकल है। और तीसरी चीज जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनका जो नेचर है, ठीक है, वो होता है परफेक्टली इलास्टिक। मतलब जब भी वो एक दूसरे से टकराएंगे या फिर जब भी वो कंटेनर की वॉल से टकराएंगे, तो जो कोलिजन होगी उसका टाइप हमेशा इलास्टिक कोलिजन होगा, ठीक है। क्योंकि इतने छोटे हैं कि जब भी दो मॉलिक्यूल्स आपस में टकराएंगे या मॉलिक्यूल दीवार से टकराएगा तो उसकी साइज और शेप में बहुत कम चेंज आएगा, ठीक है, डिफॉर्मेशन बहुत कम आएगा, तो लॉस ऑफ एनर्जी होगी नहीं। और अगर लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होगी तो आप सेफली अज्यूम कर सकते हो कि आपकी जो कोलिजन है वो इलास्टिक कोलिजन होगी, राइट। तो ये पहली चीज हमने अज्यूम करी, ठीक है, साइज, शेप और नेचर, ठीक है। इसका डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस जो हो गया वो ये हो गया कि, ठीक है, जो कॉलिजन्स होंगी, ठीक है, वो हमेशा किस टाइप की होंगी, वो हमेशा इलास्टिक टाइप की होंगी। मतलब उनके अंदर मोमेंटम एज वेल एज एनर्जी दोनों ही कंजर्व्ड रहेंगे, ठीक। तीसरी चीज हमने अज्यूम करी इनके बीच में लगने वाले इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में, ठीक है। तो इनके बीच में लगने वाला जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है वो हम मान लेते हैं नेग्लिजिबल, ठीक है, वो हम मान लेते हैं नेग्लिजिबल। क्यों भाई नेग्लिजिबल क्यों मान लेते हैं? क्योंकि जब आप गैस को डिस्क्राइब करते हो तो आप ये मानते हो कि जो मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस है वो उनकी साइज के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, इतनी ज्यादा है कि उनके बीच में लगने वाला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो कि डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसको आप सेफली नेग्लिजिबल अज्यूम कर सकते हो। मतलब देयर इज नाइदर अट्रैक्शन नॉर एनी काइंड ऑफ रिपल्शन, ठीक है। चलो भाई साहब ये भी चीज हो गई। इसी वजह से आप ये अज्यूम कर सकते हो कि जो भी गैस की इंटरनल एनर्जी होगी, ठीक है, जो भी गैस की इंटरनल एनर्जी होगी, वैसे तो इंटरनल एनर्जी के अंदर दोनों चीजें शामिल होनी चाहिए, आपकी पोटेंशियल एनर्जी भी शामिल होनी चाहिए, ठीक है, और आपकी काइनेटिक एनर्जी भी शामिल होनी चाहिए। बट क्योंकि कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है ही नहीं तो हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी है इसको हम क्या अज्यूम कर सकते हैं, इसको हम जीरो अज्यूम कर सकते हैं। तो सारी की सारी इंटरनल एनर्जी जो होती है गैस के लिए वो काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में पाई जाती है। ये भी हमारा एक बहुत ही क्लियर रियलिटी के क्लोज अजम्पशन है, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन को आप थोड़ा सा अच्छे से समझ लो कि मान लो आप आंख बंद करके कोई स्पेसिफिक वॉल्यूम उठा लेते हो गैस के सैंपल का, तो उसमें आपको मान लो 1000 पार्टिकल्स ऐसे नजर आते हैं जो कि एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना ये हमेशा यूनिफॉर्म होगा। मतलब अगर आप कोई और सैंपल उठाते उसके अंदर भी आपको 1000 पार्टिकल्स ऐसे मिलते जो कि एक्स डायरेक्शन के अंदर ट्रेवल कर रहे होते हैं। तो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो नियरली यूनिफॉर्म होता है, ठीक है। ये भी हमारा एक अजम्पशन है क्योंकि बहुत सारे पार्टिकल्स हैं तो हम लोग उसका फायदा उठा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ अजम्पशंस हैं जो कि हम मानते हैं कि हमारी आइडियल गैस जो है वो फॉलो करेगी। अब ये सारे के सारे अजम्पशंस जो हैं ये फॉलो करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कब बढ़ जाते हैं? जब आप टेम्परेचर बढ़ा दो, क्योंकि जब आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स उतना ही कम हो जाएगा, या फिर आप प्रेशर को कम कर दो। तो एक बहुत अच्छी बात हमें यहां से नजर आई, ठीक है, कि कोई भी गैस अगर आप उठा लोगे, ठीक है, तो एनी गैस विल बिहेव लाइक एन
आइडियल गैस। और आइडियल गैस का मतलब क्या हो गया कि वो हमारे सारे के सारे अजम्पशंस को फॉलो करेगी। फॉलो ऑल अजम्पशंस, हमारे सारे के सारे अजम्पशंस को हमारी आइडियल गैस जो गैस है वो फॉलो करते हुए नजर आएगी, मतलब वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी एट फर्स्ट लोअर टेम्परेचर, सॉरी हायर टेम्परेचर, या तो आप उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा दो, ठीक है, तब आपको गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करते हुए नजर आएगी। या फिर दूसरा काम आप कर सकते हो, आप लोअर प्रेशर, आप प्रेशर को बहुत ज्यादा घटा सकते हो, या फिर डेंसिटी को बहुत ज्यादा घटा सकते हो। दोनों ही केसेस में आप जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस को बढ़ाने का काम कर रहे हो, यानी कि इंटरमोलर मॉलिक्यूलर फोर्स जो है उनको नेग्लिजिबल बनाने का काम कर रहे हो। तो ये कुछ कंडीशंस है जिन पे आप देखोगे कि आपकी जो आइडियल गैस जो गैस है वो सारे के सारे अजम्पशंस को फॉलो करती है और वो एक आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है, जिसकी बिहेवियर को हम हमारी जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस आगे हम पढ़ने वाले हैं उसके द्वारा अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये कुछ अजम्पशंस है ना मोटे मोटे तौर के ऊपर, जो कि आप लोगों को आगे काम आने वाले हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं सपोज करो एक थोड़ा सा ग्राफ आपको बताऊं कि कैसे आपकी कोई भी गैस जो है वो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आइडियल गैस बन जाएगी, तो ऐसा एक ग्राफ आपको स्टैंडर्ड मिलता है ना। तो इसको एक बार मैं आप लोगों को बता देता हूं, तो ये एक रेफरेंस के लिए आप लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये आपका ग्राफ जो है ये देखो, ठीक। तो इस ग्राफ के अंदर आप क्लियरली क्या देख पा रहे हो कि सर इस ग्राफ में जो पी वी डिवाइडेड बाय म्यू टी, म्यू होता है नंबर ऑफ मोल्स, टी होता है टेम्परेचर, पी होता है प्रेशर और वी होता है वॉल्यूम। तो ये जो रेशियो है ना ये एक कांस्टेंट होता है। अभी अपन देखेंगे आइडियल गैस इक्वेशन, आर के इक्वल होता है ये, ठीक है ना। सबको आइडियल गैस इक्वेशन तो पता ही है, तो सबको पता है कि हाँ सर ये रेशियो आर के इक्वल होना चाहिए आइडियल गैस के लिए, ठीक है ना। तो आइडियल गैस के लिए तो ये जो क्वांटिटी है ये कांस्टेंट होगी, तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये तो आइडियल गैस को रिप्रेजेंट कर रही है। प्रैक्टिकली जब आप किसी गैस के लिए ये जो ग्राफ है ड्रॉ करते हो, ठीक है, तो आप देखते हो कि आपका जो बिहेवियर है वो आइडियल गैस जो है उससे बहुत ज्यादा दूर चला जाता है, खासकर तब जब आपका प्रेशर जो है वो मिड रेंज का प्रेशर हो। अगर आप प्रेशर को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हो, जैसे आप प्रेशर को यहां पर बढ़ा रहे हो, तो हो सकता है वापस से आप आइडियल गैस के करीब आ जाओ। या तो लोअर प्रेशर के ऊपर आप आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रहे थे, या फिर बहुत ज्यादा हायर प्रेशर के ऊपर। अब हायर प्रेशर का मतलब यहां पर आप टेम्परेचर को थोड़ा सा नोटिस करो कि सर ये वाला जो टेम्परेचर है सबसे कम है, ये थोड़ा सा ज्यादा है, ये और ज्यादा है। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारा कर्व जो डिविएट हो रहा था आइडियल गैस वाले कर्व से वो पास आता जाएगा और गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लगेगी। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि या तो हमारा प्रेशर बहुत कम हो, ठीक है, तो प्रेशर के बहुत कम होने पर हमारी जो गैस है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है, या फिर टेम्परेचर जो है वो बहुत ज्यादा होना चाहिए। आप जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगी वैसे वैसे गैस जो है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लग जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा जो बेस है ना इस चैप्टर का वो इस 10 मिनट के डिस्कशन के अंदर छुपा हुआ है, ठीक है। तो ये एक रेफरेंस के लिए आप ग्राफ भी यहां पर देख सकते हो। अब चलो सर मान लो हम एक ऐसी गैस के बारे में बात करते हैं जो कि हमारे इन अजम्पशंस को फॉलो कर रही है, ठीक है, मतलब हम आइडियल गैस के बारे में बात कर रहे हैं और अब उसका जो बिहेवियर हमें नजर आता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग उसका बिहेवियर देखते हैं कि सर उसका बिहेवियर कैसा होता है, कैसा दिखता है, मतलब आइडियल गैस का बिहेवियर। तो अभी हमें कारण नहीं पता, हमने जस्ट केवल आइडियल गैस के बिहेवियर को देखा, बाहर से देखा, तो हमें वो कुछ कुछ पैटर्न्स फॉलो करते हुए नजर आई। कौन कौन से पैटर्न्स फॉलो करते हुए नजर आई? तो जो पैटर्न्स वो फॉलो करते हुए नजर आती है उसको अपन बोलते हैं गैस लॉज, ठीक है ना। तो बहुत सारे गैस लॉज होते हैं, जैसे सबसे पहला लॉ आप पढ़ते हो जिसको अपन बोलते हैं बॉयल्स लॉ, ठीक है। तो बॉयल्स लॉ जो है वो वर्क करता है आपके कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। मैं एक एक चीज आपको बता देता हूं कि अगर मान लो आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है, इफ
टेम्परेचर इज कांस्टेंट, इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट, तो हमें यह नजर आता है कि हमारी गैस का जो प्रेशर है, देन प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। तो ये जो लॉ है ये कहलाता है आपका बॉयल्स लॉ। ठीक है, फिर दूसरा बिहेवियर हमने देखा तो उसको हमने दूसरे लॉ के नाम से पुकारना चालू कर दिया। ठीक है, तो ये होता है आपका चार्ल्स लॉ। ये क्या कहता है, इसने क्या नोटिस किया, इसने नोटिस किया कि अगर मान लो गैस का प्रेशर जो है वो कांस्टेंट हो जाए, है ना, आप गैस के ऊपर जो प्रेशर अप्लाई कर रहे हो उसको आपने कांस्टेंट कर दिया, तो आप नोटिस करते हो कि जो गैस का वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है गैस के एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। ये भी हमने पैटर्न नोटिस किया। फिर हमने तीसरा पैटर्न क्या नोटिस किया, इसको जाना जाता है गे-ल्यूसैक्स, है ना, ये इस नाम से जाना जाता है। और इसमें ये ऑब्जर्व किया हमने कि अगर मान लो गैस को आपने फिक्स्ड वॉल्यूम के कंटेनर के अंदर भरा हुआ है, मतलब अगर गैस के वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा जाए, ठीक है, तो फिर हम ये नोटिस करते हैं कि उस गैस के द्वारा जो कंटेनर की वॉल्स के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है वो टेम्परेचर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें हम लोगों ने नोटिस करी। फिर सर ये तो हम एक ही गैस के बारे में बात करें कि मतलब एक गैस है, उसका हमने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा, तो अलग अलग प्रेशर पर अलग अलग जो वॉल्यूम उसका मिलेगा उनके बीच में क्या रिलेशन होगा, या अगर हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखा तो अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग वॉल्यूम जो मिलेगा उनके बीच में क्या रिलेशन होगा। तो अभी हम एक ही गैस की बात कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर, डिफरेंट डिफरेंट वॉल्यूम या डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर के ऊपर। अब हम कुछ पैटर्न्स ऐसे नोटिस करते हैं जो हर गैस के लिए एप्लीकेबल है, हर गैस के लिए एप्लीकेबल है, राइट। तो ये दोनों लॉज जो हैं ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये आपका जो नेक्स्ट लॉ है इट इज नोन एज एवोगैड्रोज अजम्पशन या फिर एवोगैड्रोज लॉ बोला जाता है इसको, ठीक है ना। ये बड़ा इंटरेस्टिंग लॉ है। अब ये अलग अलग गैसेस के बारे में बात करेगा, ठीक है ना, कि मान लो आपके पास में डिफरेंट गैसेस हैं, मान लो आपके पास में डिफरेंट गैसेस हैं, ठीक है, लेकिन आपने सभी गैसेस का टेम्परेचर, सभी गैसेस का प्रेशर और सभी गैसेस का वॉल्यूम जो है वो सेम रखा है। जैसे मान लो एक आपके पास में ऑक्सीजन गैस है, एक आपके पास में नाइट्रोजन गैस है, एक आपके पास में हाइड्रोजन गैस है। आपने टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम इन तीनों की वैल्यू सेम रखी तीनों गैसेस के लिए। तो अब एक पैटर्न ऐसा होगा जिसको तीनों गैसेस फॉलो कर रही होंगी। क्या होगा, तो अगर आप डिफरेंट गैसेस की प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर को सेम रखते हो तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, वो भी सेम हो जाते हैं, वो भी सेम हो जाते हैं। दिस इज नोन एज एवोगैड्रोज लॉ। सेम टेम्परेचर, सेम वॉल्यूम और सेम प्रेशर के ऊपर भले ही गैस कोई सी भी हो, नंबर ऑफ पार्टिकल सेम होंगे, फिक्स होंगे, ठीक है। जैसे इसका एक एग्जांपल बताता हूं। फॉर एन एग्जांपल, एक टेम्परेचर होता है जिसको बोला जाता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे टेम्परेचर तो लिया जाता है 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन, और प्रेशर लिया जाता है 1 atm, ठीक है। और जो वॉल्यूम है वो भी आपने फिक्स कर दिया, वॉल्यूम आपने ले लिया यहां पर 22.4 लीटर। तो आपने अलग अलग गैसेस ली, सबका टेम्परेचर आपने 273 केल्विन रखा, सबका प्रेशर आपने 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल रखा, और सबका जो वॉल्यूम है, मतलब जो कंटेनर लिया जो है वो सबका 22.4 लीटर का है। तो पता सबके नंबर ऑफ पार्टिकल सेम होंगे, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको मिलेंगे, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो आपको मिलेंगे इसको नंबर Na बोला जाता है, एवोगैड्रोस नंबर बोला जाता है। तो ये हो जाएंगे 6.023 मल्टीप्लाइड बाय
10⁻23 इतने पार्टिकल्स आपको मिलेंगे। और ये इतना स्टैंडर्ड नंबर है कि इसको ही बोला जाता है 1 मोल। ठीक है, ये जो नंबर है इस नंबर को ही क्या बोलते हैं अपन बेटा? इस नंबर को ही बोला जाता है 1 मोल। दिस नंबर इज नोन एज 1 मोल। और इसका अगर आप मास निकालोगे, ठीक है, इन ग्राम्स के अंदर, ठीक है, तो ये आपको किसके इक्वल नजर आएगा? ये इनके एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास के इक्वल नजर आएगा। जिस भी गैस की आप बात कर रहे हो उसका जो भी एटॉमिक मास होगा, उसका जो भी मॉलिक्यूलर मास होगा, ग्राम्स में उतने ग्राम्स की इक्वल आपको मास मिलेगा। तो ये तो आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो, इसको मोल कंसेप्ट बोला जाता है। इसको अपन थोड़ा सा यहां पर अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे, बट अभी हम गैस के बिहेवियर के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं इस चीज को कि हाँ यार ऐसा भी होता है। ठीक है, सो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है जो कि ये कहता है कि आप अलग अलग गैसेस को, भले कोई सी भी गैस ले लो, बट अगर आप प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम की वैल्यू सेम रखोगे तो फिर इंश्योर्ड करेगा ये लॉ कि नंबर ऑफ पार्टिकल भी सारे के सारे गैसेस के लिए सेम रहे। उसका एक एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया। अब लास्ट लॉ के बारे में आपको मैं बताता हूं, एंड दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज नोन एज डॉल्टन्स लॉ। ठीक है, ऑफ पार्शियल प्रेशर। इसको भी ध्यान से समझना। मान लो आपने एक कंटेनर लिया, ठीक है, तो इफ डिफरेंट गैसेस एट टेम्परेचर T, सबका टेम्परेचर आपने क्या रखा है? T रखा है, एंड सबका प्रेशर जो है, ठीक है, आर filled in a container having volume V। ठीक है, सबको आपने सेम वॉल्यूम वाले कंटेनर के अंदर भरा, सबका टेम्परेचर सेम रखा और सबको आपने सेम वॉल्यूम वाले कंटेनर के अंदर भर दिया। ठीक है, तो जो प्रेशर अप्लाई होगा, ठीक है, अलग अलग गैस का, वो कहलाता है आपका पार्शियल प्रेशर। वो कहलाता है आपका पार्शियल प्रेशर। फॉर एन एग्जांपल, पहली गैस ने कितना प्रेशर एक्सर्ट किया? P1। दूसरी वाली गैस ने कितना प्रेशर एक्सर्ट किया? P2। तीसरी वाली गैस ने कितना प्रेशर एक्सर्ट किया? P3, P4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो आप अलग अलग गैस के साथ में ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। आप पहली गैस को कंटेनर के अंदर भरते हो, देखते हो कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रही है। दूसरी गैस को आपने कंटेनर के अंदर भरा, देखा कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रही है। तो आपने सबका अलग अलग जो प्रेशर आ रहा था, आप अलग अलग भर रहे थे, वो आपने नोटिस कर लिया। तो ये कहलाता है सबका अलग अलग पार्शियल प्रेशर। अब मान लो आप सेम कंटेनर के अंदर मिक्सचर तैयार कर रहे हो, सारी गैसेस एक साथ भर देते हो उसी कंटेनर के अंदर उसी टेम्परेचर पर, ना तो आपने टेम्परेचर बदला ना आपने कंटेनर बदला, तो आपका जो मिक्सचर का प्रेशर होगा, ठीक है, वो 100% जो अलग अलग गैसेस का पार्शियल प्रेशर था, P1, P2, P3 एंड सो ऑन, इन सबके सम के इक्वल होगा। इन सबके सम के इक्वल होगा, एंड दैट इज नोन एज डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अच्छा, ये जो पार्शियल प्रेशर है ना, ये नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, तो अगर मान लो मैं इसको थोड़ा सा अलग पेज के ऊपर लिखना चाहूं, तो मैं इसी को एक बार कॉपी कर लेता हूं पेज को। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा इसको। तो चलो इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको कर देते हैं यहां पर पेस्ट। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें अपन पिछले वाले पेज के ऊपर रखेंगे, तो इसको अपन डिलीट कर देते हैं। अरे भाई हो जा डिलीट, कट। ये वाली जो चीज़ है ये भी हम लोग पिछले वाले पेज के ऊपर रख रहे हैं। ठीक है,
इसको थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि आपका जो ये डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है, ठीक है, इसको यहां से हटा देते हैं। ठीक है, तो इसमें जो पार्शियल प्रेशर है ना, वो नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब आपने जो मिक्सचर बनाया है, ठीक है, तो जैसे मान लो आपने N1 मोल, ठीक है, ऑफ गैस 1 लिया है, और इसका जो पार्शियल प्रेशर है, इसका जो पार्शियल प्रेशर है वो कितना है, P1 है। फिर इसी तरीके से आपने N2 मोल ऑफ गैस 2 लिया है, और इसका जो पार्शियल प्रेशर है, ठीक है, वो हमें कितना मिल रहा था, वो हमें मिल रहा था P2। एंड इसी तरीके से आपने N गैसेस, ठीक है, तो N ऑफ N मोल ऑफ जो nth गैस है, और इसका जो पार्शियल प्रेशर था वो है Pn, है ना। तो ऐसे आपने n गैसेस ले ली। अच्छा m ले लो, इसको थोड़ा आप कंफ्यूज ना हो, तो ये आपकी mth गैस हो गई, तो इसको Pm लिख दिया आपने। तो ऐसे आपने मिक्सचर तैयार किया, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका मिक्सचर। इस तरीके से आपने तैयार किया, पहली वाली गैस के इतने नंबर ऑफ मोल्स, दूसरी वाली गैस के इतने नंबर ऑफ मोल्स, इस तरीके से आपने तैयार कर लिया, ठीक है ना, आपका मिक्सचर। सबका पार्शियल प्रेशर आपने ऑलरेडी अलग अलग कंटेनर में भरकर रख ही लिया था, ठीक है ना। ये जो मिक्सचर आपने तैयार किया है, ये सेम टेम्परेचर और वॉल्यूम पे तैयार किया, ठीक है ना। ध्यान रखना, आपका जो टेम्परेचर है, ठीक है, और वॉल्यूम जो है वो मस्ट रिमेन सेम, वो आपका सेम ही रहना चाहिए। जब आप अलग अलग गैस को भर रहे थे तब जितना टेम्परेचर और वॉल्यूम था, जब आपने मिक्सचर बनाया तब जितना टेम्परेचर और वॉल्यूम है वो सेम रहना चाहिए। तो ये जो पार्शियल प्रेशर है ये नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब अगर आपको मान लो P1 निकालना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल्स हो गए N1, टोटल नंबर ऑफ मोल्स हो गए N1 प्लस N2, ऐसे करते 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 आपने सारी की सारी M गैसेस के जो नंबर ऑफ मोल्स है वो ऐड कर दिए, मल्टीप्लाइड बाय जो भी आपका मिक्सचर का टोटल प्रेशर होगा उससे आपने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप अलग अलग गैसेस का पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हो। जैसे nth गैस का आपको पार्शियल प्रेशर निकालना है, mth गैस का, तो आप कैसे निकालोगे, उसके नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स N1 प्लस N2, ऐसे करते 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 सारी की सारी जो m गैसेस थी उनके आपने नंबर ऑफ मोल्स ऐड कर दिए, टाइम्स जो भी आपका टोटल मिक्सचर का प्रेशर था उससे आपने मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये उल्टा क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है, और मजा आएगा जब आप मेरे साथ में क्वेश्चन करोगे ना। दिस न्यू अंडरस्टैंडिंग विल क्रिएट अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस। ये आप देखोगे कि हाँ यार ये तो पहली बार समझ में आया, क्वेश्चन पहले अंधेरे में तीर मारते थे, अब तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया। तो इसको ध्यान से समझो कि डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, और मैं जब न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी चीजें। तो ये लॉ कब अप्लाई करते हैं हम लोग, जब आप सेम टेम्परेचर पर उसी कंटेनर के अंदर अलग अलग गैसेस का एक मिक्सचर तैयार कर रहे हो, जिस कंटेनर में आपने इंडिविजुअली गैसेस को भरकर उनका पार्शियल प्रेशर मेजर किया था। पूरी प्रोसेस मैंने अच्छे से समझा दी। तो ये क्वेश्चन के अंदर आपको नोटिस करना है कि हाँ यार ऐसा हो रहा है, फिर आंख बंद करके आपको डाल्टन्स लॉ अप्लाई कर देना। तो ये सारे के सारे बिहेवियर हमने देखे कि यार हमारी जो गैसेस है वो फॉलो करती है, खासकर हायर टेम्परेचर के ऊपर और लोअर प्रेशर के ऊपर। अब हम एक थ्योरी डेवलप करना चाहते हैं कि यार ये जो बिहेवियर हमें नजर आ रहा है इसको कौन से फंडामेंटल लॉ के बेसिस पे एक्सप्लेन किया जा सकता है, वो थ्योरी हम लोग यहां पर डेवलप करना चाहते हैं, राइट। एंड दैट थ्योरी इज नोन एज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो उसके अजम्पशंस तो हम पहले बता ही चुके, ठीक है। फिर दिस इज काइनेटिक थ्योरी, मतलब सिंपली जो हम मैकेनिक्स के अंदर पढ़ते थे ना कि मॉलिक्यूल्स हैं, दीवारों पर जाकर टकरा रहे होंगे,
तो जब दीवार से जाके टकरा रहे होंगे तो दीवार के ऊपर प्रेशर लग रहा होगा, प्रेशर की मदद से आप फोर्स निकाल लोगे, मतलब फोर्स लग रहा होगा, फोर्स की मदद से आप प्रेशर निकाल लोगे। तो इस तरीके से आप सबसे पहले किसी कंटेनर में आपने गैस को भरा, तो उस गैस के द्वारा कंटेनर की वॉल्स पर कितना प्रेशर लगाया जा रहा है, ये आप सबसे पहले फिगर आउट करने की कोशिश करोगे अकॉर्डिंग टू योर काइनेटिक मॉडल। जो सिंपलिस्टिक मॉडल आपने तैयार किया कि हाँ मॉलिक्यूल्स है, वो जाके दीवार से टकरा रहे हैं, ठीक है, एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। सो दैट्स हाउ दिस थ्योरी इज डेवलप्ड, ठीक है। हालांकि ये जो थ्योरी हम डेवलप करना चाह रहे हैं वो इन सारे के सारे बिहेवियर को एक्सप्लेन करेगी। तो सर एक काम करते हैं ना, इन सारे के सारे बिहेवियर को मिलाकर एक पैकेज बना देते हैं, एक सिंगल इक्वेशन बना देते हैं, देखते हैं हम जो थ्योरी डेवलप करने वाले हैं वो सिंगल इक्वेशन को एक्सप्लेन करती है या फिर नहीं करती। तो जिस सिंगल इक्वेशन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं दैट इज नोन एज आइडियल गैस इक्वेशन, दैट इज नोन एज आइडियल गैस इक्वेशन। और इसके बहुत अलग अलग वेरिएशंस हैं, बहुत अलग अलग, ठीक है। तो जैसे इसका जो फर्स्ट वेरिएशन है, ठीक है, तो जो पहला फॉर्म आप पढ़ोगे, अच्छा हमारे आईपैड की पेंसिल की बैटरी खत्म हो चुकी है, ठीक है, एक काम करो, जब तक बैटरी चार्ज हो जाए, मेरा एक कॉल आ रहा है, बात कर लेता हूं। ठीक है। तो देखो, अगर न्यूमेरिकल्स की बात करी जाए ना, तो जितने भी क्वेश्चंस इस चैप्टर के ऊपर बनते हैं ना, मोस्टली वो आइडियल गैस इक्वेशन के ऊपर बेस्ड होते हैं। तो इस आइडियल गैस इक्वेशन को आप अच्छे से समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो आइडियल गैस इक्वेशन का एक फॉर्मेट तो सबको पता होता है, ठीक है, कि सर इस आइडियल गैस इक्वेशन के अंदर जिसमें सारे के सारे लॉज समा जाएं, जो प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट होता है वो किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय गैस कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय एब्सोल्यूट टेम्परेचर की इक्वल होता है, ठीक है। और सर इसी का जो दूसरा फॉर्मेट है उसमें हम लोग नंबर ऑफ मोल्स को यूज नहीं करते, उसके अंदर हम यूज करते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम्स। और यहां पर एक नया कांस्टेंट यूज होता है जिसको अपन बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और फिर आपका आता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। तो ध्यान रखना बेटा, अगर आप ऊपर वाला फॉर्मेट यूज कर रहे हो तो आपको क्या यूज करना है, आपको नंबर ऑफ मोल्स यूज करने हैं। और अगर आप नीचे वाला फॉर्म यूज कर रहे हो तो आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर एटम्स यूज करने, नंबर ऑफ पार्टिकल्स यूज करने। बेसिकली जब आप ऊपर वाला फॉर्मेट यूज करोगे तो जो आर है वो हो जाएगा आपका 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, ये हो जाएगा, ठीक है। और ये कहलाता है आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। क्या कहते हैं अपन इसको, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोलते हैं, मतलब ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है। और जो नीचे वाला फॉर्मेट है उसके अंदर आप जो यूज करोगे कांस्टेंट, वो कहलाएगा आपका 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन, ठीक है।
और ये आपका कहलाता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो कौन सी फॉर्मेट आप यूज करते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है कौन सा कांस्टेंट आपको यूज करना है। तो सबसे पहली चीज तो आपको ये पता होनी चाहिए। ठीक है सर, हमें पता है ये, बहुत बढ़िया बात। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं यहां से कि सर एक तो चीज हमें ये पता होनी चाहिए। अब इसके मैं कुछ अदर फॉर्मेट आपको बताता हूं, रुको एक सेकेंड। ठीक है, कुछ अदर फॉर्मेट में आपको बताता हूं। कांस्टेंट 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 1.38 इंटू 10⁻⁻23। ठीक है, करेक्ट 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 करेक्ट। ठीक है, अब इसके कुछ अदर फॉर्मेट में आपको बताता हूं। ठीक है, अब जैसे जो नंबर ऑफ मोल्स है ना, इसको आप दोनों तरीके से लिख सकते हो। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। भाई आपकी गैस का जो अमाउंट है वो ग्राम्स में ले लो और उसको आप जो मॉलिक्यूलर वेट है उससे डिवाइड कर दो, इससे भी आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल जाते हैं। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर, क्योंकि एवोगैड्रोस नंबर के बराबर मॉलिक्यूल्स होते हैं एक मोल के अंदर, तो कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। तो ये नंबर ऑफ मोल्स को रिप्लेस करने का तरीका है। ठीक है सर, तो यहां से हम लोगों ने एक और थोड़ा सा इस इक्वेशन को खंगालने की कोशिश करी। तो हमने लिखा P V इज इक्व टू, ये हो गया आपका मास डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट मल्टीप्लाइड बाय R मल्टीप्लाइड बाय T। अब वॉल्यूम, और जैसे मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम जो होता है वो होता है आपका डेंसिटी। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, प्रेशर इज इक्वल टू डेंसिटी, तो m डिवाइडेड बाय वॉल्यूम को दूसरी तरफ ले जाओगे तो ये बन जाएगा डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय R मल्टीप्लाइड बाय T डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। यानी कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि सर जो प्रेशर और डेंसिटी का रेशियो होता है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है R इंटू टी डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट के इक्वल होता है। ये भी एक फॉर्मेट है जो कि आपके काफी ज्यादा काम आती है। ठीक है, तो या तो आप इस फॉर्मेट के अंदर यूज करते हो इक्वेशन को, ठीक है, या फिर आप इस फॉर्मेट के अंदर यूज करते हो। लेकिन अभी मैंने आपको जो हथियार बताया ये बहुत कम बच्चों को पता होता है और ये बहुत आसान बना सकता है आपके रास्ते को। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट, नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं वो भी हमने बता दिया। ठीक चलो आगे चलते हैं। अच्छा, मान लो हमने ऐसा किया होता, हमने पी वी इज इक्व टू जो कैपिटल एन है, ठीक है, उसको हमने रिप्लेस किया होता, तो हम ऐसे रिप्लेस कर सकते थे इसको कि कैपिटल एन, ठीक है, तो नाउ दिस कैन बी रिटन एज कैपिटल एन। ठीक है, अब मान लो हमारे हर मॉलिक्यूल का मास कितना है, स्मॉल m है। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय k मल्टीप्लाइड बाय t। ठीक है, तो अगर हमने स्मॉल m से मल्टीप्लाई किया है तो हमें स्मॉल m से डिवाइड भी करना पड़ेगा ताकि हमारी इक्वेशन बैलेंस रहे। अब ये वाली जो चीज है ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, ये हो गया आपका टोटल मास ऑफ द गैस। और वही मास ऑफ द गैस को वॉल्यूम से डिवाइड करोगे तो डेंसिटी बन जाएगा। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि प्रेशर जो होगा इट कैन बी रिटन एज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय के मल्टीप्लाइड बाय टी डिवाइडेड बाय स्मॉल m। यानी कि यहां से अगर आप देखोगे तो प्रेशर और डेंसिटी का जो रेशियो है वो आपको k इंटू टी डिवाइडेड बाय स्मॉल m के इक्वल नजर आएगा। तो अगर आप गैस कांस्टेंट यूज करते हो तो नीचे आता है मॉलिक्यूलर वेट, और अगर आप बोल्ट्जमैन कांस्टेंट यूज करते हो तो नीचे आता है मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल। तो ये दो और फॉर्मेट हो गए जो कि आपको क्वेश्चंस करने के अंदर मदद करेगी। ठीक है ना, तो यहां पर एम डब्ल्यू तो क्या है, ये तो है आपका मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट भी कहा जाता है, और स्मॉल m क्या है, इट इज मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल।
तो जब जैसी इक्वेशन की रिक्वायरमेंट पड़े तब हम वैसी इक्वेशन यहां पर यूज कर सकते हैं, ये हम लोगों ने नोटिस कर लिया। तो ये कुछ बन गए हमारे मेन मेन हथियार जो कि अब हमारे बहुत ज्यादा काम आने वाले। ठीक है, तो ये हमने जितना भी बिहेवियर हमने नोटिस किया था आइडियल गैस के लिए, उन सबका एक सिंगल पैकेज बना लिया। इसमें सारे के सारे लॉज आ गए। भाई पहला लॉ क्या था कि जब आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रखोगे, ठीक है, तो जैसे मान लो यहां पर आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा और गैस का अमाउंट भी कांस्टेंट है, तो ये पूरी की पूरी चीज कांस्टेंट हो गई। तो प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट कांस्टेंट हो गया, मतलब प्रेशर वॉल्यूम को दूसरी तरफ ले जाओगे तो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अगर आप प्रेशर को कांस्टेंट रखोगे तो वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दिस सिंगल इक्वेशन। So that's why this is known as ideal gas equation, because it describes all the laws, all the behaviors that we have studied for an ideal gas, right? So ये अब हमारे आर्सेनल, हमारा हथियारों का एक जखीरा तैयार हो चुका है। ठीक है, एंड आप देखोगे मैं मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ आइडियल गैस इक्वेशन के बेसिस पे आपको सॉल्व करके बताऊंगा। इनफैक्ट आगे जो भी कुछ हम पढ़ने वाले ना वो भी इसी के ऊपर डिपेंड करता है। अब कुछ बचा नहीं है इस चैप्टर के अंदर, ठीक है ना। तो ये हो गई हमारी आइडियल गैस इक्वेशन। अच्छा, एक रिलेशन और देख पा रहे हो आप, क्या देख पा रहे हैं कि सर हमारा जो R होता है ना, R, इट कैन इजीली बी रिटन एज एवोगैड्रोज नंबर मल्टीप्लाइड बाय K। ठीक है, ये भी आप यहां से देख सकते हो। कैसे सर? कि सर यहां पर जो नंबर ऑफ मोल्स है उसको हम किससे रिप्लेस कर देंगे? नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय Na। तो जो R डिवाइडेड बाय Na होगा वो K की तरह बिहेव करेगा, यानी कि R किसके इक्वल हो जाएगा? Na मल्टीप्लाइड बाय K के इक्वल हो जाएगा, राइट। तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रख लेना है कि ये दोनों यूनिवर्सल कांस्टेंट जो है वो इस तरीके से आपस में रिलेटेड होते हैं। ठीक, आ गया सबको समझ में? सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब अपन चलते हैं कि सर हम तैयार हैं, ठीक है, हमने सारे अजम्पशंस ऑलरेडी बता दिए, हमने सारा का सारा बिहेवियर डिस्क्राइब कर दिया, हमने उसको एक सिंगल इक्वेशन के अंदर भी पैकेज बना के रख दिया। अब हम बात करते हैं कुछ फंडामेंटल चीज़ों की। तो वो जो डेरिवेशन वाला पार्ट है वो हमें नहीं जाना उतनी डेप्थ के अंदर। हम तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस जो मॉडल है हमारा उसको एनालाइज करते हैं कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो एवरेज वेलोसिटी, जिसको अपन रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी बोलते हैं, उससे मूव कर रहे हैं अलग अलग डायरेक्शंस के अंदर। तो मूव करते 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 एक समय ऐसा आता है जब वो दीवार से जाके टकराते हैं। दीवार से जाके टकराते हैं तो दीवार के ऊपर लगता है फोर्स, और उसी फोर्स को यूज करके आप दीवार के ऊपर एवरेज प्रेशर कितना लग रहा है वो निकाल सकते हो। तो इस तरीके से हम लोगों ने काइनेटिक मॉडल जो है वो डेवलप किया। तो हमने देखा कि तीन चीजें हम लोग डिस्क्राइब कर पाते हैं फॉर अ मोनो एटॉमिक आइडियल गैस। फिर अदर जो गैसेस हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे, बट फिलहाल हमने जो मॉडल डेवलप किया है वो मोनो एटॉमिक गैस के लिए, मतलब जिसके मतलब मॉलिक्यूल्स के अंदर सिंगल एटम होते हैं। ठीक है, तो सिंगल एटम जो होगा ना वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशन कर सकता है। वो एक्स डायरेक्शन के अंदर मूव करने के लिए फ्री है, वाई के अंदर मूव करने के लिए फ्री है, जेड के अंदर मूव करने के लिए फ्री है। मतलब जो भी उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी ना वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशन की टर्म्स में होगी। भाई वो अपने एक्सेस पे रोटेट करेगा तो उसकी तो साइज नेग्लिजिबल है ना, तो उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी वैसे भी हम अज्यूम नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो ऐसी मोनो एटॉमिक आइडियल गैस के लिए हमने काइनेटिक मॉडल डेवलप किया और हमने डिफाइन किया कि उसका दीवारों के ऊपर जो प्रेशर लगने वाला है वो कितना होना चाहिए। तो यहां से जो पहला हथियार हमें मिलेगा वो मिलेगा अबाउट प्रेशर, कि हमारी थ्योरी के अकॉर्डिंग जो प्रेशर होगा वो हो जाएगा 1/3 ऑफ डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय एवरेज वेलोसिटी। दिस इज नोन एज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का स्क्वायर। ये पहला हथियार आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। अच्छा सर, फिर अपन बात करते हैं गैस की टोटल एनर्जी के बारे में, ठीक है। तो सर गैस की जो टोटल एनर्जी होगी वो हो जाएगी हाफ ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, ठीक है।
मल्टीप्लाइड बाय हर मॉलिक्यूल की एवरेज वेलोसिटी हमने आरएमएस मानी है, तो इसका स्क्वायर हमारे हिसाब से तो ये होना चाहिए सर। ठीक है, अब देखो अपन इसको कैसे रिप्लेस करेंगे। ठीक है कि सर यहां पर ये जो वी आर एम एस स्क्वायर है इसको क्या लिखा जा सकता है, तो इसको लिखा जा सकता है सर हाफ एन इंटू स्मॉल एम। वी आर एम एस के स्क्वायर को लिखा जा सकता है 3 टाइम्स प्रेशर डिवाइडेड बाय डेंसिटी। और सर ये जो 3 टाइम्स प्रेशर डिवाइडेड बाय डेंसिटी है इसको अभी अभी आपने लिखना सिखाया था, कैसे लिख सकते हैं अपन इसको, हाफ इंटू एन मल्टीप्लाइड बाय एम। 3 टाइम्स प्रेशर डिवाइडेड बाय डेंसिटी को लिखा जा सकता है कि टी डिवाइडेड बाय स्मॉल एम। तो यहां पर स्मॉल एम से स्मॉल एम तो कट जाएगा, तो टोटल एनर्जी जो होगी ना गैस की उसका एक फॉर्मूला हमारे पास में आ गया 3 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स एन मल्टीप्लाइड बाय के मल्टीप्लाइड बाय टी। और ये जो एन के टी होता है इसको आप चाहो तो सर 3 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स P इंटू वी भी लिख सकते हो, और P इंटू वी को आप चाहो तो आप 3 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स स्मॉल एन मल्टीप्लाइड बाय आर मल्टीप्लाइड बाय टी भी लिख सकते हो। तो ये चीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन गई कि सर ये हो जाएगी हमारी गैस की टोटल एनर्जी अकॉर्डिंग टू हमारी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अकॉर्डिंग। तो आपने यहां पर देखा कि जो टेम्परेचर है वो सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ एनर्जी के ऊपर डिपेंड करेगा। तो तीसरी चीज मैं यहां पर और डेवलप करने वाला हूं कि अगर मान लो हमसे पूछा जाए एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल, ठीक है, इसको मैं लिखता हूं ई ईच, तो सर ये हो जाएगा हाफ इंटू स्मॉल एम इंटू वी आर एम एस का स्क्वायर। और सर अभी अभी वी आर एम एस के स्क्वायर की जगह आपने 3p अपॉन रो रखा था, है ना, और फिर p अपॉन रो की जगह आपने 3kt अपॉन m रख दिया था, राइट। तो यहां पर भी अगर अपन करेंगे ना तो ये आ जाएगा आपका 3 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स k मल्टीप्लाइड बाय t। तो यहां से हमें क्या पता चला, बाकी सारी चीजें तो कांस्टेंट है, तो हमें पता चला कि गैस का जो टेम्परेचर होता है, ठीक है ना, जो गैस का टेम्परेचर है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल, यानी कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का स्क्वायर, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सारे के सारे कॉन्सिक्वेंस जो हैं ये मोनो एटॉमिक गैस के लिए हैं, पहली चीज आपको ध्यान में रखनी है। और किसके अकॉर्डिंग है ये, तो ये आपके आइडियल गैस के काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो आपने डेवलप करी है उसके अकॉर्डिंग आपको ये कुछ रिलेशंस मिलते हैं, ठीक है। तो जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो ये सारे के सारे हथियार आपकी बहुत ज्यादा काम आने वाले। एक एक चीज ध्यान से देख लेना है ना। तो ये प्रेशर, एनर्जी, एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल एंड टेम्परेचर, उसको हम लोगों ने यहां पर अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया अकॉर्डिंग टू आवर काइनेटिक मॉडल फॉर एटलीस्ट अ मोनो एटॉमिक आइडियल गैस। तो सर आप बोलोगे सर फिर क्या होता है, मतलब जैसे डायटोमिक गैस के लिए फेल हो जाती है ये थ्योरी? बिल्कुल भाई, हमने जब हमारी थ्योरी डेवलप करी, हमारे फॉर्मूले हमारे पास में आ गए, हमने इनको टेस्ट किया प्रैक्टिकल वैल्यूज के साथ में, एक्सपेरिमेंट्स के साथ में, तो हमने देखा एग्जैक्टली मैच करते हैं। बट हमने सेम एक्सपेरिमेंट किया डायटोमिक गैस के लिए, सेम एक्सपेरिमेंट किया पॉली एटॉमिक गैस के लिए, तो फिर हमारे फॉर्मूले वर्क नहीं करते। फिर जो हमें एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज मिलती है ना वो थोड़ी सी ज्यादा मिलती है, तो फिर हम वापस से दिमाग लगाते हैं कि यार हमें तो हमारी थ्योरी के अंदर कुछ कुछ चेंज करना पड़ेगा, कुछ कुछ और ऐड करना पड़ेगा, कोई कॉन्सेप्ट है जो कि हमें यहां पर और ऐड करना पड़ेगा, एंड दैट कॉन्सेप्ट इज नोन एज लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। उसको अगर आपको अच्छे से समझना है तो अब आपको अलग अलग तरीके की स्पीड्स को अच्छे से समझना होगा कि सर जो पार्टिकल्स हैं
अब ऐसा तो है नहीं कि सारे पार्टिकल सेम स्पीड से मूव कर रहे हो, है ना, हमने तो ऑन एन एवरेज उनकी स्पीड ली, तो एवरेज निकालने का तरीका अलग अलग हो सकता है ना। तो आप 3 अलग अलग तरीके की स्पीड डिस्क्राइब कर सकते हो। ये आपकी पहले तरीके की स्पीड है जो कि आपने डिस्क्राइब करी है, इसको कहा जाता है रूट मीन स्क्वायर स्पीड कहा जाता है, या आरएमएस स्पीड भी कहा जाता है, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला है वो आपके पास में आ चुका है, कितना हो जाएगा सर, रूट के अंदर ये आ जाएगा थ्राइस ऑफ पी डिवाइडेड बाय रो, ठीक है। यानी कि ये आ जाएगा रूट के अंदर, अगर आप p डिवाइडेड बाय रो को लिखना चाहो तो आप आइदर आर टी डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट लिख सकते हो, या फिर आप इसको लिख सकते हो k इंटू टी डिवाइडेड बाय मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, इस तरीके से आप लिख सकते हो। सो दिस इज योर दी मोस्ट एक्यूरेट स्पीड, जो कि एक्चुअल में गैस की जो मॉलिक्यूल्स की स्पीड है उसके बिहेवियर को एक्सप्लेन करती है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अब और भी अलग अलग तरीके की, क्योंकि ये देखो ये जो मॉडल है ना, ये स्टैटिस्टिकल मॉडल है ना, हम बहुत सारे पार्टिकल्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो स्टैटिस्टिकल मॉडल है, और स्टैटिस्टिकल मॉडल के अंदर आप और भी अलग अलग तरीके से एवरेज ले सकते हो, ठीक है ना। जैसे अगला जो आप स्पीड यहां पर डिस्क्राइब करोगे दैट इज नोन एज एवरेज स्पीड, ठीक है। तो ये जो आरएमएस स्पीड है ये तो आपने फिर भी कैसे निकाली होगी, तो सर आरएमएस स्पीड को तो हमने इस तरीके से कैलकुलेट किया होगा। मान लो हमें आरएमएस स्पीड निकालनी है, तो हमने क्या किया होगा, सबसे पहले हमने किया होगा स्क्वायर, ठीक है। दिस इज रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर। तो जितनी भी अलग अलग हमारी स्पीड्स थी, जैसे पहले की स्पीड v1 थी उसका हमने स्क्वायर कर दिया, दूसरे पार्टिकल इसकी स्पीड v2 थी उसका हमने स्क्वायर कर दिया, ऐसे करते करते मान लो n पार्टिकल का हमारे पास में सैंपल है, हमने सबकी स्पीड्स का पहले तो स्क्वायर किया होगा, फिर हमने लिया होगा इनका मीन मतलब इनका एवरेज, ठीक है, और फिर हमने किया होगा इनका रूट। तो इस तरीके से सर हमने आरएमएस वैल्यू निकाली होगी। दिस इज द स्टैंडर्ड प्रोसीजर ऑफ फाइंडिंग आरएमएस वैल्यू, रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर, ठीक है। अब सर एवरेज स्पीड निकालने का तरीका क्या होगा, तो एवरेज स्पीड निकालने का तरीका और भी ज्यादा स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो अगर आप एवरेज स्पीड निकालना चाहते हो तो आप क्या करो, सबकी स्पीड, तो पहले की स्पीड कितनी है v1, ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो वेक्टर, और इसका मॉड्यूलस लगा दो तो वो स्पीड को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। दूसरे की स्पीड हो जाएगी v2, तो वेक्टर के ऊपर मॉड्यूलस लगा दिया, तीसरे की स्पीड हो जाएगी v3, एंड ऐसे करते करते आपने सारे के सारे पार्टिकल्स की जो स्पीड है उनका सम कर दिया और उनका ले लिया आपने एवरेज। इस तरीके से आपने एवरेज स्पीड को डिस्क्राइब किया होगा। नाउ दिस पार्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन योर सिलेबस, है ना, कि एक्चुअल में स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन कैसी होती है, बट जब आप इसको यूज करते हो तो आपकी जो एवरेज स्पीड है वो निकल के आती है रूट ऑफ 8 अपॉन पाई मल्टीप्लाइड बाय p अपॉन रो के इक्वल, 8 अपॉन पाई मल्टीप्लाइड बाय p अपॉन रो के इक्वल। अब वही p अपॉन रो को आप अलग अलग तरीके से लिख सकते हो, आप p अपॉन रो को लिख सकते हो 8 अपॉन पाई आइदर आर टी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ऐसे लिख सकते हो, या फिर इसको आप लिख सकते हो 8 अपॉन पाई, ठीक है, के टी डिवाइडेड बाय मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। अब ये जो 8 अपॉन पाई है, मतलब 8 को आप लगभग 3 से बड़ी क्वांटिटी से डिवाइड कर रहे हो तो आपको मिलेगा लगभग 2 पॉइंट समथिंग, तो 3 से तो छोटा ही हो गया ना। तो आपने नोटिस किया कि जो आपकी एवरेज स्पीड है वो लेस देन आरएमएस स्पीड होती है। आरएमएस स्पीड से अगर आप कंपैरिजन करोगे तो ये आपको कम मिलेगी, ठीक है ना। फिर ऐसे ही एक और तरीका होता है स्पीड को डिस्क्राइब करने का, एंड दैट इज नोन एज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, अब मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का मतलब क्या हुआ कि मान लो आप आंख बंद करके एक मॉलिक्यूल उठा रहे हो, तो सबसे हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी किस स्पीड के होने की होगी, ठीक है।
तो उस स्पीड को बोला जाता है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ठीक, अब अगेन दिस इज स्टैटिस्टिक्स, दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन और सिलेबस। अगर आप चाहो तो सिर्फ और सिर्फ एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला आप लोग ध्यान रख सकते हो कि आपकी जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होती है वो होती है रूट के अंदर ट्वाइस ऑफ पी डिवाइडेड बाय रो के इक्वल, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ट्वाइस ऑफ आर टी डिवाइडेड बाय एम डब्ल्यू, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ट्वाइस ऑफ के टी डिवाइडेड बाय मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल। तो 2 जो है वो तो और छोटा हो गया भाई, 3 से थोड़ा सा छोटा था, 2 पॉइंट समथिंग, और 2 पॉइंट समथिंग से एग्जैक्ट 2 पर आ गए आप। तो आपने देखा कि जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है ये तो आपकी एवरेज स्पीड से भी कम होगी, और एवरेज स्पीड जो है वो आरएमएस स्पीड से कम थी। ऐसे हम लोग पता लगा लेंगे। आ रहा है सबको समझ में? कोई दिक्कत किसी को? राइट। तो ये सारी की सारी चीजें आप लोगों के बहुत काम आने वाली है। तो अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन किस स्पीड के बारे में बात करी जाए, मोस्टली अगर कुछ भी मेंशन ना किया जाए तो हम लोग आरएमएस स्पीड के बारे में बात करते हैं, जो कि सबसे अच्छे से एवरेज बिहेवियर को डिस्क्राइब करती है। राइट। तो अब सर हमें पता पड़ गया कि हमारी पूरी की पूरी जो काइनेटिक थ्योरी है वो एक स्टैटिस्टिकल मॉडल है। उसमें हम लोग अलग अलग मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड है ऑन एन एवरेज उसको आरएमएस स्पीड के इक्वल मान लेते हैं, एंड फिर उसके अकॉर्डिंग वो कंटेनर की वॉल्स के ऊपर कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा, टेम्परेचर, एनर्जी कितनी होगी, वो हम लोग डिस्क्राइब कर देते हैं। बट ये सब कुछ हम लोग कर पा रहे हैं फॉर अ मोनो एटॉमिक गैस। अब सर अगर हमें हमारी थ्योरी को इंप्रूव करना है तो हमें इसमें कुछ एडिशन करना पड़ेगा। तो एक लॉ हम इसमें और ऐड करते हैं, एंड दैट इज नोन एज लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। ये लॉ पता है क्या कहता है? ये लॉ कहता है कि एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इज इक्वली डिवाइडेड इनटू ऑल possible degrees of freedom। अब सर ये डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या है? कितनी पॉसिबल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो सकती है? डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब है कि कितने तरीके की काइनेटिक एनर्जी हो सकती है। तो जैसे मान लो आप लोग बात कर रहे हो किसके बारे में? आप लोग बात कर रहे हो एक मोनो एटॉमिक गैस के बारे में। तो अगर आप मोनो एटॉमिक गैस को देखोगे तो इसका ऐसा एक मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। अब ये जो मॉलिक्यूल है ये एक्स डायरेक्शन के अंदर मूव कर सकता है, ठीक है। तो इसकी जो एनर्जी है वो एक्स डायरेक्शन के अंदर हो सकती है, वो हो सकता है वाई डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा हो, ठीक है, और हो सकता है वो जेड डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा हो। सर इनके अलावा भी तो और इनफाइनाइट डायरेक्शन है, बट आपको पता है किसी भी डायरेक्शन को इन तीनों कंपोनेंट्स में डिवाइड किया जा सकता है। अगर ये रोटेट भी कर रहा होगा ना तो रोटेशन से रिलेटेड इसकी जो एनर्जी है वो 0 होगी। क्यों? क्योंकि इसकी साइज इतनी छोटी है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो नेग्लिजिबल होगा, ठीक है। तो यहां पर अगर आप मोनो एटॉमिक गैस के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है, तो मोनो एटॉमिक गैस के लिए आप देखोगे कि सारी की सारी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी वो ट्रांसलेशन से रिलेटेड होगी, ठीक है। और ट्रांसलेशन से रिलेटेड जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी वो कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। अगर आप बात करो रोटेशन, तो सर रोटेशन की टर्म्स में तो यहां पर एनर्जी है ही नहीं, तो रोटेशन से रिलेटेड डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी यहां पर 0, ठीक है। अगर बहुत हायर टेम्परेचर की बात करते हो तो वाइब्रेशन से रिलेटेड भी हो सकती है, बट अपन उसके बारे में बात नहीं करेंगे जब तक बात ना करी जाए। तो अगर कोई पूछे कि बताओ टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हुई, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी इसकी 3। तो हमारा लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि जो भी टोटल एनर्जी थी आपकी
वो इन डिग्री ऑफ फ्रीडम्स के अंदर इक्वली डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला, तो इससे हमें पता चला एनर्जी इन ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम, ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम। और फिर ये रिजल्ट हमारे बहुत काम आने वाला है कि सर टोटल एनर्जी कितनी हुआ करती थी, 3/2, 3/2 पीवी हुआ करती थी ना टोटल, अच्छा 3/2 केटी हुआ करती थी। तो 3/2 के हम 3 हिस्से कर लेते हैं, तो 1/2 टाइम्स के इंटू टी, ये हर डिग्री ऑफ फ्रीडम से रिलेटेड एनर्जी होगी। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, राइट। अब आगे की कहानी जो है वो इसी के ऊपर डिपेंड करेगी। तभी तो आपने बोला था कि आपकी जो टोटल एनर्जी है, तभी तो आपने बोला था कि टोटल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल जो है, ऑफ अ मॉलिक्यूल, ठीक है, ये किसके इक्वल हो जानी चाहिए, तो सर टोटल एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल जो है ठीक है। तो अब 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो टोटल एनर्जी हो जानी चाहिए आपकी सर 3 मल्टीप्लाइड बाय हाफ ऑफ के टी, मतलब 3/2 टाइम्स के मल्टीप्लाइड बाय टी। बिल्कुल सही बैठ रहा है यार हमारी थ्योरी तो। लेकिन सर मोनो एटॉमिक गैस का तो बिहेवियर हमने पहले ही डिस्क्राइब कर दिया था, इसमें कौन सी बड़ी बात होगी। ठीक है, अब अपन बात करते हैं डाया एटॉमिक गैस के बारे में, राइट। तो हम लोग इसी को कॉपी कर लेते हैं, है ना। तो इसी पेज को अपन यहां पर और ऐड कर लेते हैं। अब अपन बात करते हैं डाया एटॉमिक गैस के बारे में। अब जब आप डाया एटॉमिक गैस के बारे में बात करोगे, ठीक है, तो ऐसा इसका मॉलिक्यूल दिखेगा आपको, ठीक है। एंड ऑब्वियसली इसकी स्ट्रक्चर जो होगी वो लीनियर स्ट्रक्चर होगी, ठीक है। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो हो सकता है एक्स डायरेक्शन के अंदर मूव करने लग जाए, वो हो सकता है वाई डायरेक्शन के अंदर मूव करने लग जाए, वो हो सकता है जेड डायरेक्शन के अंदर मूव करने लग जाए, ठीक है। तो ये हो गई आपकी एक्स डायरेक्शन, ये हो गई आपकी वाई डायरेक्शन, और ये हो गई आपकी जेड डायरेक्शन, ठीक। ये पॉसिबल है। तो सर यहां पर भी ट्रांसलेशन से रिलेटेड डिग्री ऑफ फ्रीडम्स कितनी हो जाएगी, कि सर यहां पर भी ट्रांसलेशन से रिलेटेड डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होगी वो पहले की तरह ही 3 हो जाएगी। लेकिन सर अब की बार ये दोनों मॉलिक्यूल्स जो हैं रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। ये हो सकता है एक्स वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हो, तो इनका सिग्निफिकेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा, है ना। और सिग्निफिकेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा तो ये आपको सिग्निफिकेंट रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी ग्रहण करते हुए, एक्वायर करते हुए नजर आएंगे, राइट। तो अगर आप इनको पूरे के पूरे सिस्टम को वाई डायरेक्शन के अबाउट रोटेट करवा रहे हो, ठीक है, तो यहां पर आपको रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, ठीक है। इसी तरीके से आप पूरे के पूरे सिस्टम को जेड एक्सिस के अबाउट भी रोटेट करवा सकते हो। सर पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो हो सकता है जेड एक्सिस के अबाउट भी रोटेट कर रहा हो, ठीक है। तो ये जो रोटेशन था ये तो आपका एक्स वाई प्लेन के अंदर था, और ये जो रोटेशन है ये आपका, ठीक है, एक रोटेशन आपका एक्स वाई प्लेन के अंदर और एक रोटेशन आपका एक्स जेड प्लेन के अंदर, मतलब वाई एक्सिस के अबाउट भी रोटेशन हो सकता है और जेड एक्सिस के अबाउट भी रोटेशन हो सकता है। थोड़ा सा डायग्राम क्लीन कर देता हूं मैं, एक सेकेंड, ये एरोज हटा देता हूं, आप बाकी जो एरोज लगाइए उनके थ्रू समझ जाओगे, ठीक है ना। कि सर वाई एक्सिस के अबाउट भी रोटेशन हो सकता है, जेड एक्सिस के अबाउट भी रोटेशन हो सकता है, सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। बट एक्स एक्सिस के अबाउट अगर रोटेशन होगा तो सर दोनों के दोनों मॉलिक्यूल्स एक्स एक्सिस पर ही है, तो अब एक्स एक्सिस के अबाउट इनका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आई वाई जो होगा वो होगा आपका नॉन जीरो, आई जेड जो होगा वो भी होगा आपका नॉन जीरो, बट आई एक्स जो होगा वो अभी भी आपका किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। तो अगर रोटेशन से रिलेटेड डिग्री ऑफ फ्रीडम देखी जाए तो आपको सिर्फ 2 ही डिग्री ऑफ फ्रीडम मिल रही है। तो यहां पर रोटेशन से रिलेटेड डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी।
तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हुई, तो सर टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी आपकी 5। और अब आपके सारे के सारे फॉर्मूले चेंज हो जाएंगे। जैसे आपकी जो एनर्जी का फॉर्मूला है वो चेंज हो जाएगा आपकी बार, क्या हो जाएगा, एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल जो है वो हो जाएगा आपका 5 टाइम्स हाफ kT। ठीक है, मतलब 5 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स kT, ये हो जाएगी आपके हर मॉलिक्यूल की एनर्जी। फिर इसी के बेसिस पे आपकी टोटल एनर्जी भी कन्वर्ट हो जाएगी, एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। आप देखोगे आपके सारे के सारे फॉर्मूले जो है वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा सर मान लो हमारी डाया एटॉमिक गैस नहीं है, हमारी ट्राई एटॉमिक गैस है, ठीक है, या मान लो पॉली एटॉमिक गैस है, ठीक है, बट उसकी जो स्ट्रक्चर है वो लीनियर है। ठीक है, पॉली एटॉमिक बट जो स्ट्रक्चर है वो लीनियर है, तो सर सेम केस बन जाएगा हमारा, सेम केस बन जाएगा। तो जैसे मोनो एटॉमिक गैस का एग्जांपल तो था, फॉर एन एग्जांपल हीलियम हो गया, है ना, नियोन हो गया, ऑर्गन हो गया, है ना, ये जितनी भी गैसेस है मोनो एटॉमिक गैसेस है। डायटोमिक गैसेस का अगर आप एग्जांपल देखोगे तो हाइड्रोजन गैस हो गई, ऑक्सीजन गैस हो गई, नाइट्रोजन गैस हो गई, है ना। और कई गैसेस जो है उनमें ज्यादा एटम्स भी हो सकते हैं, बट हो सकता है उनकी स्ट्रक्चर लीनियर हो। जैसे CO2 की जो स्ट्रक्चर होती है ना, ये कार्बन है, यहां पर ऑक्सीजन होता है, यहां पर ऑक्सीजन होता है, ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर लीनियर होती है, उसका भी केस क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, है ना। तो इसके लिए टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी 5। एंड सर अगर मान लो हमारा जो इसी डिस्कशन को और आगे बढ़ाएं, तो अगर मान लो हम लोग नॉन लीनियर पॉली एटॉमिक गैस के बारे में बात करें, ठीक है, तो सर अब तो यहां पर चित्र भी बनाने की जरूरत नहीं है, यहां पर ट्रांसलेशन से रिलेटेड डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी, तो ट्रांसलेशन से रिलेटेड डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी आपकी 3। और सर रोटेशन से रिलेटेड डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होगी, ठीक है, वो भी कितनी हो जाएगी, वो भी 3 हो जाएगी। ठीक है, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर देखा जाए तो ये हो जानी चाहिए आपकी 6। इसका मतलब एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल जो है, एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल, ये आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हो, ये हो जाएगा आपका 6 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स kT। अब हमने एक ऐसा कॉन्सेप्ट डेवलप कर दिया कि हम किसी भी गैस के लिए हमारी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी गैस के बिहेवियर को हम लोग इसके थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं, बस हमें उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम पता होनी चाहिए। तो अगर अपन अब जनरल फॉर्मूले बनाने की कोशिश करें ना, तो कुछ ऐसे फॉर्मूले आप बना सकते हो, ठीक है, कि मान लो आपकी जो गैस है, ठीक है ना, तो मान लो एक गैस के बिहेवियर को आप डिस्क्राइब करना चाहते हो, हैज टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू F। अब F कुछ भी हो सकता है आपका, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, ठीक है ना, 6 भी हो सकता है, व्हाटएवर जो भी आपका केस है, ठीक है ना। तो ये आपको गिवन है कि सर आप एक ऐसी गैस को डिस्क्राइब कर रहे हो जिसकी टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम F, ठीक है। तो सर अब बताते जाओ इसके लिए क्या क्या होगा, ठीक है। तो जैसे आपसे कोई पूछे कि बताओ इसके लिए एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल कितना होगा, हर मॉलिक्यूल की एनर्जी कितनी होगी, तो सर ये हो जाएगी आपकी F डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स kT। ठीक है भाई, अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ आपका जो टोटल सैंपल है उसकी टोटल एनर्जी कितनी होगी, तो सर हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगी F डिवाइडेड बाय 2 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाइड बाय kT। अब NKT को आप कैसे लिख सकते हो, आप NKT को लिख सकते हो F डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स PV लिख सकते हो,
और आप इसको लिख सकते हो F डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स स्मॉल n r t, जैसे भी आप लिखना चाहो। अब सब जो टोटल इंटरनल एनर्जी होती है उसको तो हमने पिछले चैप्टर के अंदर लिखना सीखा था, n मल्टीप्लाइड बाय CV मल्टीप्लाइड बाय T। अगर हम यहां से देखें तो यहां से हमें पता पड़ गया कि इसकी जो मोलर स्पेसिफिक हीट होगी, डायरेक्ट कंपैरिजन से पता पड़ गया कि सर मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हैं अपन इसको, ठीक है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जिसको हम CV से डिस्क्राइब करते हैं, तो ये कितनी हो जाएगी? तो सर आप डायरेक्ट कंपेयर करो कि यहां पर N और T है, यहां पर भी N और T है, तो जो बाकी बच गया CV बच गया, वो किसके इक्वल हो जाना चाहिए? वो हो जाना चाहिए F डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स R। डिग्री ऑफ फ्रीडम पता है तो हम डायरेक्ट CV निकाल सकते हैं। अच्छा भाई, तो अब बताओ आपका जो CP होगा, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, एट कांस्टेंट प्रेशर, ये कितना होगा? यानी कि CP जो होगा वो कितना होगा? तो सर CV में हम लोग R ऐड कर दें, CV में हमने यहां पर R ऐड कर दिया, और जैसे R ऐड किया तो ये आ जाएगा आपका, R तो आ गया कॉमन, और अंदर बच जाएगा आपका 1 प्लस F डिवाइडेड बाय 2, ये बच जाएगा 1 प्लस F डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा आपका CP। और सर अगर आपके पास में CP और CV दोनों आ चुके हैं तो फिर तो आप गामा भी डिस्क्राइब कर सकते हो गैस के लिए, तो गामा हो जाएगा CP डिवाइडेड बाय CV, यानी कि ऊपर तो बच जाएगा 1 प्लस F डिवाइडेड बाय 2, और नीचे बच जाएगा आपका F डिवाइडेड बाय 2, R तो कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी कि आप इसको लिख सकते हो 2 डिवाइडेड बाय F प्लस 1 लिख सकते हो, ये हो जाएगा आपका गामा। सिर्फ आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम पता होना चाहिए, आप गामा निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे अभी अभी हमने देखा था, उसी डिस्कशन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं कि जैसे सपोज करो सर हम मोनो एटॉमिक गैस के बारे में बात करें, ठीक है, वैसे तो आपने पिछले चैप्टर में याद करने के लिए कहा था, बट अब हमें समझ में भी आ गया। तो मोनो एटॉमिक गैस के लिए CV कितना हो जाएगा? तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? 3 होती है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 3 डिवाइडेड बाय 2R, ये याद करा था हम लोगों ने। CP जो होगा इसमें R ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 2R, और गामा जो होगा डायरेक्ट F की जगह आप क्या रख दो? 3 रख दो, तो 2/3 प्लस 1 करोगे तो अपने यहाँ भी आ जाएगा आपका 5 डिवाइडेड बाय 3। डायरेक्ट फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो बाय द वे, ठीक है ना। फिर आप बात करते हो डायटोमिक गैस के बारे में और लीनियर पॉलीएटॉमिक गैस के बारे में, तो इनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हुआ करती थी? 5 हुआ करती थी। तो इनके लिए CV कितना हो जाएगा सर? 5 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स R हो जाएगा। CP कितना हो जाएगा? R ऐड कर दो, तो 7 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स R हो जाएगा। गामा कितना हो जाएगा? तो सर गामा वैसे भी हम निकाल सकते हैं, और यहां से भी पता पड़ गया 7 डिवाइडेड बाय 5, 2/5 प्लस 1 करोगे तो अपने आप 7 डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा। तो ये तो आ रहा है आपका लगभग 1.67, ये आ रहा है आपका 1.4। और सबसे लास्ट पर चलते हैं अपन, दैट इज नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक, नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक। तो इसके लिए CV, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इनके लिए कितनी हो जाया करती थी? 6 हो जाया करती थी। तो CV हो जाएगा आपका 6 डिवाइडेड बाय 2R, CP हो जाएगा आपका 8 डिवाइडेड बाय 2R, और गामा हो जाएगा आपका, सीधा सीधा करोगे तो 8 डिवाइडेड बाय 6 या 4 डिवाइडेड बाय 3, मतलब 1.33 हो जाएगा। तो गामा जो है डिक्रीज होता चला जाता है जैसे जैसे आप गैस के स्ट्रक्चर को कॉम्प्लिकेट बनाते जाते हो, राइट। तो ये जो डिस्कशन है ये हमारे लिए बहुत काम का है, क्योंकि अब हमने ऐसी ऐसी चीजें यहां से डायरेक्ट समेट ली जो कि हमारे बहुत काम आने वाली है, ठीक है।
दिस इज द पावर ऑफ दिस थ्योरी, कि ये जो थ्योरी है ना, ये बहुत सटीकता के साथ में, बहुत प्रिसीजन के साथ में आइडियल गैसेस के और सभी आइडियल गैसेस के बिहेवियर को एक्सप्लेन कर देती है। दिस वाज द फर्स्ट सक्सेसफुल थ्योरी इन फिजिक्स, पहली सक्सेसफुल थ्योरी थी ये फिजिक्स की। ठीक है, थोड़ा सा सजा देते हैं इसको, एक अच्छी खासी टेबल बना देते हैं, क्योंकि ये टेबल आपके फिर बहुत काम की है। ठीक है, तो अब ये सारी की सारी वैल्यूज देखो, आपने कंसेप्चुअली समझ लिया ना, तो अब इनको याद रखने में परेशानी नहीं होगी, अब ये आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। अब इनमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली, अब ये यहां पर बैठ चुकी है दिमाग के अंदर। ठीक है, तो ये हुआ हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम और मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बीच का रिलेशन। बेटा ध्यान रखना, जितने भी कंसेप्ट मैंने बताए हैं, देखो जब अपन क्वेश्चंस करेंगे ना न्यूमेरिकल प्रैक्टिस सेशन के अंदर, तो आप देखोगे हथियार तो यही यूज होंगे, बट इनके एक एक छोटी से छोटी बात को आपको ध्यान में रखना है ना। जो डिग्री ऑफ फ्रीडम भी आया टोटल, तो उसमें ट्रांसलेशन का हिस्सा कितना है, रोटेशन का हिस्सा कितना है, ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, इसलिए मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया इस चीज को। ठीक है, फिर आप देखोगे कि हाँ यार, कैसा भी क्वेश्चन आपके ऊपर थ्रो किया जाए आप उसको सॉल्व कर लोगे। इसके क्वेश्चन नॉर्मली बच्चों को बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं इस चैप्टर के, चिंता मत करो, मैं आपको जितना सिंपल ये चैप्टर को मैंने बना दिया ना, उससे भी आसान में इसके न्यूमेरिकल्स बनाऊंगा। जस्ट मेरे साथ में जुड़े रहो और बस ध्यान से पढ़ते रहो। ठीक है, अब अपन एक लास्ट चीज के बारे में और बात कर लेते हैं यहां पर, और फिर अपन बढ़ेंगे हमारे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस सेशन की तरफ। ठीक है ना, देखो एग्जाम्पल्स वगैरह मैं इस चैप्टर के अंदर नहीं ले रहा, क्योंकि इसके जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे एक साथ, है ना। अभी जस्ट केवल हथियारों को समेटो, क्योंकि इस चैप्टर में प्रॉब्लम यही होती है बच्चे को, कि बच्चा ओवरऑल चैप्टर को ग्रेस्प नहीं कर पाता, एक कॉन्सेप्ट से दूसरे कॉन्सेप्ट को लिंक नहीं कर पाता। मैं पहले वो प्रॉब्लम दूर कर रहा हूं कि भाई ये लो देखो, 1.5 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर पूरा चैप्टर सामने आ गया और एक एक चीज जोड़ दी। अब आ जाओ तुम, अब मैदान में आ जाओ लड़ने के लिए अपने सारे के सारे हथियार लेके न्यूमेरिकल्स के साथ में। तो वो जो स्ट्रक्चर है ना मेरे कोर्स को बनाने का, वो बहुत सोच समझ के मैंने डिजाइन किया है। ठीक है, चलो अपन लास्ट चीज पढ़ लेते हैं, फिर अपन न्यूमेरिकल प्रैक्टिस सेशन के ऊपर चलेंगे। दिस इज नोन एज मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ जो है ना, ये भी आपका एक स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट है कि सर इतने सारे पार्टिकल्स हैं इधर उधर भाग रहे हैं, तो आपस में एक दूसरे से टकराएंगे, या तो एक दूसरे से टकराएंगे या कंटेनर की वॉल से टकराएंगे। तो दो सक्सेसिव कॉलिजन्स के बीच में आपका जो पार्टिकल है वो मुक्त है, क्योंकि उसके ऊपर इंटरमोलिकुलर फोर्स तो लग नहीं रहा। ये तो आपका अजम्पशन था कि नेट इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होगा वो 0 होगा, तो वो फ्री है। कब तक फ्री है? जब तक वो या तो किसी दूसरे पार्टिकल से जाके नहीं टकरा रहा या फिर कंटेनर की वॉल से नहीं टकरा रहा। तो दो सक्सेसिव कॉलिजन्स के बीच में आपका पार्टिकल बिल्कुल फ्री घूम रहा है स्पेस के अंदर। कितनी डिस्टेंस तक वो फ्री घूम सकता है, दैट डिस्टेंस ऑन एन एवरेज इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ, है ना। तो सबसे पहले तो मीन फ्री पाथ का मतलब हो गया द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन्स। दो सक्सेसिव कॉलिजन्स जो हो रही है उनके बीच में कितने डिस्टेंस आपका पार्टिकल फ्रीली ट्रेवल कर पा रहा है। ठीक है, तो अगेन इसका जो फॉर्मूला है वो कैसे डिराइव किया उस डिटेल के अंदर जाने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट इसको ध्यान रख सकते हो। तो मैं इसको लेमडा से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, तो दिस लेमडा इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय √2 टाइम्स पाई टाइम्स n मल्टीप्लाइड बाय टी स्क्वायर। अब यहां पर जो स्मॉल n है वो नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, ध्यान रखना, वो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स
पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, आपके यूनिट वॉल्यूम में नंबर डेंसिटी, इसको नंबर डेंसिटी भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, ध्यान रखना पहली चीज तो। ठीक है, और रही बात डी की, इट इज डायामीटर ऑफ अ मॉलिक्यूल, है ना, कि मॉलिक्यूल की साइज कितनी है, उसका डायमीटर कितना है। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है। तो यहां से हमने क्या क्या देखा, तो दो चीजों के ऊपर हमारा जो मीन फ्री पाथ है वो डिपेंड करता हुआ नजर आ रहा है। एक तो मीन फ्री पाथ जो है वो नंबर डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, विच इज क्वाइट ऑब्वियस। भाई आपके यूनिट वॉल्यूम में जितना ज्यादा ठूस के भरोगे आप मॉलिक्यूल्स को, उतना ज्यादा जल्दी जल्दी टकराएंगे वो, और जितना जल्दी जल्दी टकराएंगे इसका मतलब उनका मीन फ्री पाथ डिक्रीज हो जाएगा, राइट। और दूसरी चीज हमने नोटिस करी कि आपका जो लैम्डा है इट इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डायमीटर। ये भी बहुत ऑब्वियस है कि सर अगर आप हर मॉलिक्यूल की साइज बड़ी कर दोगे, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स जो है वो घूम रहे हैं इधर उधर, तो उनके टकराने की संभावना बढ़ जाएगी, उनके बीच में कॉलिजन्स होने की संभावना बढ़ जाएगी, वो फ्रीक्वेंटली कोलाइड करने लगेंगे और उनके बीच का मीन फ्री पाथ जो है वो बहुत तेजी से घटने लगेगा। तो इसलिए डायमीटर के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब और तेजी से घटेगा। आपको डायमीटर को डबल कर दोगे तो मीन फ्री पाथ घट के 1/4 रह जाएगा। अच्छा सर, हमारे हिसाब से तो जो मीन फ्री पाथ है वो टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करना चाहिए, क्योंकि जब हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी मॉलिक्यूल्स की, यानी कि वो ज्यादा जल्दी जल्दी कोलाइड करने लगेंगे, तेज भागेंगे तो जल्दी जल्दी कोलाइड करेंगे, और जल्दी जल्दी कोलाइड करेंगे तो आपका मीन फ्री पाथ जो है वो डिक्रीज हो जाना चाहिए। तो सर हमारे हिसाब से तो मीन फ्री पाथ जो है वो टेम्परेचर पर भी डिपेंड करना चाहिए। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा दोगे, ठीक है, अब यहां पे कंडीशन ध्यान रखनी है आपको कि टेम्परेचर को बढ़ाने के साथ साथ आप क्या कर रहे हो, ठीक है ना। तो अभी तो सर हम इतना देख सकते हैं कि अगर हम वॉल्यूम सेम रखें, प्रेशर सेम रखें और सिर्फ टेम्परेचर को बढ़ाएं, तो टेम्परेचर को बढ़ाने पर मीन फ्री पाथ जो है वो डिक्रीज हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, कई कंडीशंस ऐसी होंगी जहां पर टेम्परेचर को बढ़ाने पर आपका मीन फ्री पाथ भी बढ़ रहा होगा, मीन फ्री पाथ भी बढ़ रहा होगा। तो वो डिपेंड करेगा आपकी गिवन कंडीशन के ऊपर। जैसे मान लो एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं इसका, ठीक है, एक काउंटर एग्जांपल मैं बताता हूं कि जैसे मान लो मैंने कहा कि आपका प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है, प्रेशर इज कांस्टेंट। अब सर प्रेशर कांस्टेंट है तो फिर हम जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारा जो वॉल्यूम है वो भी बढ़ेगा। जगह ज्यादा मिल गई, और अगर जगह ज्यादा मिल गई तो फिर आपका मीन फ्री पाथ जो है वो भी क्या हो जाना चाहिए, वो भी इंक्रीज हो जाना चाहिए। काउंटर एग्जांपल कि हाँ सर एक कंडीशन ऐसी भी आपने बता दी जिसमें टेम्परेचर बढ़ाने पर मीन फ्री पाथ जो है वो बढ़ रहा है। ठीक आया सबको समझ में। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है। तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन आप अलग अलग तरीके से इस फॉर्मूले को एक्सप्रेस कर सकते हो। जैसे ये जो चीज मैंने अभी आपको थ्योरेटिकली समझाया ना, इसको आप फॉर्मूला बेसिस पे भी समझ सकते हो। आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि सर हमारा P इंटू वी जो होता है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है एन के टी की फॉर्म में लिख लो, एन इंटू के मल्टीप्लाइड बाई टी की फॉर्म में होता है। और जो एन अपॉन वी है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, तो प्रेशर को आप ऐसे लिख सकते हो एन अपॉन वी मल्टीप्लाइड बाय के मल्टीप्लाइड बाय टी, यानी कि स्मॉल एन इंटू के इंटू टी। ध्यान रखना बेटा यहां पर स्मॉल एन जो है वो नंबर डेंसिटी है, ठीक है। तो जो नंबर डेंसिटी है वो किसके इक्वल आ गई, वो आ गई P डिवाइडेड बाय के टी के इक्वल आ गई।
मतलब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो नंबर डेंसिटी घट जाएगी, और नंबर डेंसिटी घटेगी तो आपका मीन फ्री पाथ बढ़ जाएगा, है ना। और फॉर्मूले में भी रख सकते हो, तो इसका मतलब आपका जो लैम्डा होगा वो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/√2 पाई, नंबर डेंसिटी की तरह जगह आप लिख सकते हो के टी, सॉरी P अपॉन के टी, तो P तो रह गया नीचे और K इंटू टी चला गया ऊपर, मल्टीप्लाइड बाय डायमीटर का स्क्वायर। तो अगर प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाए, डायमीटर वगैरह सब कांस्टेंट है, K कांस्टेंट है, तो आप देखोगे कि जो मीन फ्री पाथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टेम्परेचर के। ठीक है, तो यहां से भी आप देख पा रहे हो कि मीन फ्री पाथ जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी टेम्परेचर। उल्टा क्वेश्चन पूछा जाता, मान लो आपसे ऐसा पूछ लिया जाता फॉर एन एग्जांपल कि भैया हमने तो टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा है, ठीक है, अब टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा है, इसका मतलब आप जैसे ही प्रेशर बढ़ाओगे वैसे ही आपका वॉल्यूम जो है वो घट जाएगा। और सर वॉल्यूम घट गया, कम जगह मिलेगी, तो पक्का हमारी जो लैम्डा की वैल्यू है, ठीक है, पक्का हमारे लैम्डा की जो वैल्यू है वो भी डिक्रीज हो जाएगी। और वैसे भी सर हमें फॉर्मूले से दिख रहा है कि अगर आप लैम्डा का फॉर्मूला यूज करते हो के इंटू कैपिटल टी डिवाइडेड बाय √2 पाई इंटू पी इंटू डी स्क्वायर, तो अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हो, डी कांस्टेंट है, पाई के सब कांस्टेंट है, तो आप सीधा सीधा देख रहे हो कि लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, है ना। लैम्डा आपको इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी नजर आ रहे हैं। तो ऐसे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। आई होप यू ऑल आर रेडी फॉर इट। आई होप आप इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए तैयार हो। तो कब कौन सा सीन आपको दे रखा है, कौन सी सिचुएशन आपको दे रखी है, उसके आधार पर आपको मीन फ्री पाथ से रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। एंड ऑब्वियसली हम लोग न्यूमेरिकल प्रैक्टिस सेशन के अंदर कवर करेंगे, बट दिस इज द लास्ट कॉन्सेप्ट फ्रॉम दिस चैप्टर। सो आई होप अब ये जो चैप्टर है ये बहुत अच्छे से सिमट चुका है, इसके सारे के सारे हथियार जो हैं वो हमारे पास में आ चुके हैं। तो अब बारी है इन हथियारों को प्रैक्टिस करने की। तो हमारी जो मोस्ट वांटेड सीरीज का स्ट्रक्चर है ये इसीलिए इतना पावरफुल है क्योंकि एक तो एवरेज और बिलो एवरेज बच्चा जो होता है ना, उसको सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि उसका चैप्टर कभी सिमट ही नहीं पाता। वो एक कॉन्सेप्ट बेचारा सीखता है, फिर उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करता है, फिर जब दूसरा कॉन्सेप्ट सीखने जाता है और उसके क्वेश्चन करता है और उसमें कहीं पहले कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ यूज होता है, कनेक्ट ही नहीं कर पाता। हमने उस फ्लो को ही बदल दिया। अब हमारे सामने पूरा का पूरा चैप्टर आ चुका है, उसके सारे के सारे हथियार आ चुके हैं, एक फ्लो हमें पता पड़ गया कि कैसे चैप्टर डेवलप हो, कब कौन से सिनेरियो के अंदर कौन सा हथियार यूज करना, ये हमने बहुत अच्छे से बैठा लिया। कुछ कुछ एग्जांपल्स भी मैंने आपको बता दी। बट नाउ वी आर रेडी फॉर द actual part where your confidence will increase and that is your numerical practice session। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूं बच्चों को कि यार ये जो वन शॉट्स हैं ये तो चलो ठीक है, यूट्यूब के ऊपर मिल जाएंगे, मुझसे भी बेहतर मिल जाएंगे हो सकता है, ठीक है ना। बट सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट जो आएगा आपकी प्रिपरेशन के अंदर, आपकी नीट के स्कोर के अंदर, वो आएगा मेरे साथ साथ मेरे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस सेशन अटेंड करने के अंदर, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चाहूंगा कि एक बार फिर से याद दिलाना चाहूंगा कि ये जो कोर्स है हमारा, ठीक है, जो जिसका ये हिस्सा है, मतलब अभी ये तो चलो आपको यूट्यूब पर मिल गया, बट जिस कोर्स का हिस्सा है हमारा ये लेक्चर मोस्ट वांटेड, उसको आप ज्वाइन करें, ठीक है। हमारी वेबसाइट पर जाएं www.physicsman.in, यहां पर आपको एक कोर्स मिल जाएगा, आप इसको ज्वाइन करें, क्योंकि जब इसको ज्वाइन करोगे और इसकी एक एक चीज को फॉलो करोगे ना, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं आपके 160+ मार्क्स आ जाएंगे फिजिक्स के अंदर, ओनली फ्रॉम दिस मोस्ट वांटेड सीरीज। मैं कोई ऐसा नहीं बोल रहा कि तुमने पहले से पढ़ा हुआ होना चाहिए, ये कुछ भी नहीं, इसी को आपको बस 2 बार निपटा लेना है रिमेनिंग टाइम के अंदर, एंड यू कैन। इसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि कोई भी बच्चा इसको 2 महीने के अंदर पूरा कंप्लीट कर सकता है, इनफैक्ट रिवाइज कर सकता है इसको कंप्लीट करके। दिस इज द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ मोस्ट वांटेड सीरीज। सो
लेक्चर कैसा लगा मुझे एक बार आप बताना, है ना। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, मैं क्योंकि कभी भी टपक जाता हूँ इस चैनल के ऊपर, ठीक है ना। तो लाइक और शेयर कर लेना, सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि आपको मेरे हर एक लाइव सेशन जो कि यूट्यूब पर होते रहते हैं उसकी अपडेट मिलती रहे। बाकी कोर्स ज्वाइन करो, थोड़ा बहुत फाइनेंशियल सपोर्ट मुझे भी मिलेगा, और मैं अकेला ये सब कुछ मेरी इस जर्नी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उसके अंदर एक आप लोग अगर मेरा कोर्स परचेज करोगे तो एक सपोर्ट मुझे मिलेगा, और मैं इस जर्नी को कंटिन्यू कर पाऊंगा। वरना फिर मुझे मजबूरी में जॉब वॉब करनी पड़ेगी, और फिर ये सब यूट्यूब सब बंद हो जाएगा, राइट। तो बस थोड़ी सी हिम्मत चाहिए आप लोगों की तरफ से। लगा अच्छा, पढ़ने में मजा आया, लगा कि हाँ यार पूरी की पूरी प्रिपरेशन सर के साथ में करते हैं, ठीक है, तो कंसीडर सपोर्टिंग मी ऑन माई वेबसाइट, कंसीडर बाइंग माई कोर्सेज, ठीक है। चलो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू ऑल इन नेक्स्ट क्लास, जय हिंद।